Class 8 Science NCERT Chapter number 1 and the name of chapter is Crop Production and Management. फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस सीरीज में जो विज्ञान की सीरीज है, साइंस की जो सीरीज है, इस सीरीज में मैंने ये ध्यान रखा है कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए, इस चैप्टर की रीडिंग हो जाए, उसके क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हुए हैं बुक के अंदर, बुक एक्सरसाइज में, वो सारे आप कर पाएं। तो ठीक है, चैप्टर की रीडिंग शुरुआत करते हैं। ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टियां, इसमें पहेली और बूझो, पहेली इज अ गर्ल, बूझो इज अ बॉय, अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। Paheli and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते थे? शायद आपको याद होगा 7th क्लास में आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस, उसके जरिए पौधे अपना जीवन स्वयं बनाते थे। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesizes their own food? They use photosynthesis to make their own food. Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? यहाँ एक प्रश्न उठता है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? But first of all, why do we have to eat food? आप तो जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं से या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं। You already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both plants and animals. क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब यहीं से ही चैप्टर की शुरुआत हो रही है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि कृषि पद्धतियां। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी आरंभ किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कालांतर में खेती करना, चावल उगाना, गेहूं उगाना और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन भी वो कर सके, और इसी तरह से कृषि का आरंभ हुआ। Till 10,000 before Christ era, people were nomadic. They were wandering, घूमना, इधर उधर घूमना. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. क्रॉप किसे कहेंगे? फूड क्रॉप नाम आया ना, क्रॉप यानी फसल। ये क्या होता है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat.
आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है: खरीफ फसल एवं रबी फसल। India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif crops and Rabi crop. खरीफ फसल वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये खरीफ की फसलें हैं। खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. रबी की फसल। शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी ये रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां गर्मी में उगाई जाती हैं। रबी क्रॉप्स। The crops grown in the winter season from October to March are called Rabi crops. Example of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. अब जो ये धान है ये वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? वो इसलिए क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। Why paddy cannot grown in winter season? Paddy requires a lot of water. Therefore, it is grown only in rainy season. आधारिक फसल पद्धतियां। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उगाने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं वो सारे काम, मतलब बेसिक रूप से शुरुआती तौर पर क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसके बारे में है ये पार्ट। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं इस प्रकार हैं। Cultivation of crops involve several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred as agricultural practices and are listed below. अब ये यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी तैयार करना, सोविंग बुआई करना, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स खाद और उर्वरक देना, इरिगेशन सिंचाई करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स खरपतवार से सुरक्षा, हार्वेस्टिंग कटाई करना, स्टोरेज भंडारण करना। इन सारी एक्टिविटीज को हम वन बाय वन देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें पहली एक्टिविटी थी मिट्टी तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना या इसे पोला करना कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें जो होती है ना भूमि की गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं।
The preparation of soil is the first step before growing the crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. अब पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? असल में क्या है, पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हम्मस बनाते हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friend of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब ये देखें कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। But why the soil needs to be turned and loosened? होता क्या है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में ही तो निर्युक्त होंगे ना। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, तो इसे उलटने पलटने और पोला करने से जो पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से कर पाते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लोइंग यानी कि जुताई करना। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही जुताई या प्लोइंग कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं और ये जो हल है लकड़ी या लोहे के बने हुए होते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल यानी कि लेवलर की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई और सिंचाई से पहले खेत को समतल करना भी आवश्यक है और ये दोनों काम पाटल की सहायता से किए जाते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत को पानी भी दे दिया जाता है। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of the soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps the proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. तो इस तरह से हमने देखा कि जुताई कैसे की जाती है, प्लोइंग कैसे की जाती है। अब ये देखें कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से औजार हमें चाहिए जिन्हें हम कहते हैं कृषि औजार, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली,
और कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड यानी उत्पादन। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। टूल्स का मतलब ही औजार होता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हॉय एंड कल्टीवेटर। सबसे पहले प्लो यानी कि हल, इसकी बात कर लें। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद और उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे बैलों की जोड़ी या फिर अन्य पशुओं, घोड़े और ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है जिसे पफॉल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे हल शैफ्ट कहा जाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। प्लो, this is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animal like horses or camels. This contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. चित्र 1.1, इसमें किसान दो बैलों की सहायता से इस हल को चला रहा है। हल का जो बीम है वो बैलों के कंधे पे रखा हुआ है तथा हल का जो शाफ्ट है उसे इस बीम पे बांध दिया गया है और हल का जो कुदाली वाला हैंडल है प्लोशियर उसे किसान ने अपने हाथ में ले रखा है। जैसे जैसे बैल आगे बढ़ेंगे ये जो हल की कुदाली है मिट्टी को पोला करते हुए आगे बढ़ेगी। तो अब आगे देखते हैं कि कृषि में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं। पहला तो कुदाली, ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ लगी हुई होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी हुई होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। कुदाली को ही हॉय बोलते हैं। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and works like a blade. It is pulled by animals. आप ये कह सकते हैं कि ये जो कुदाली है या हॉय है ये लोहे की बनी हुई है और लगभग सारी की सारी लोहे की, सिर्फ इसका हैंडल जो है और बीम जो है वो लकड़ी की यूज की जा सकती है। मतलब हल्का ही काम कर रही है ये कुदाली, हॉय कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। आजकल जो आप ट्रैक्टर के पीछे गोल गोल ब्लेड्स देखते हैं वो है कल्टीवेटर। असल में आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। कैसे? क्योंकि एक ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा हुआ होता है उस कल्टीवेटर में किसी में 4 और किसी में 5 ये सर्कुलर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर चलता है तो ये जो सर्कुलर ब्लेड्स हैं एक साथ 5-5 लाइनों में कटिंग करते हुए जमीन को चलते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक साथ बड़ा भाग जो है वो खेतों का जुत जाता है। जबकि अगर कुदाली से करेंगे तो केवल एक लाइन बनेगी, कल्टीवेटर से करेंगे तो 4-4, 5-5 लाइनें एक साथ जो है वो बनती हुई चलती हैं। तो ये भूमि के बड़े भाग को कवर करता हुआ एक साथ चलता है। समय तो बचेगा ही बचेगा और दूसरा मेहनत भी बचेगी। यहाँ चित्र भी दिया हुआ है कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए, आप चेक कर सकते हैं। पीछे की तरफ ये सर्कुलर ब्लेड्स लगे हुए हैं। जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है तो ये सर्कुलर ब्लेड्स एक साथ 5-5 जगह से भूमि को खोदते हुए चल रहे हैं। इससे अगला भाग आता है बुआई, बीजों को जमीन के अंदर डालना, सोविंग। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं।
Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. अभी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से किसानों के लिए अलग अलग फसलों के लिए हाई यील्ड वैरायटी HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रदान किए जाते हैं। या तो उन्हें मुफ्त में दिए जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ही नॉमिनल कम दाम पर दिए जाते हैं ताकि वो अच्छी पैदावार कर सकें। और वैसे किसान भी अपनी तरफ से बीजों का चयन कर सकते हैं। हम एक एक्टिविटी के जरिए बीजों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स देखेंगे कि किस तरह से अच्छे बीजों का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप, एक बीकर लें, इसे पानी से आधा भरिए। अब इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज क्योंकि खोखले हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं तो फिर ये जल पर तैरने लगते हैं। और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये बहुत अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. Are there seeds which float on the water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Actually, damaged seeds become hollow and thus become lighter. Therefore, they float on the water. This is a good method for separating good quality and healthy seeds from damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो पहले यहाँ पर हम परंपरागत औजार जो कि बुआई के लिए काम आते हैं उनको देख लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ सोइंग को देख लेते हैं। उसके बाद में जो नया टाइप अभी आया है जिसे कहा जाता है सीड ड्रिल, एक साथ कई रोज में बीज बोना, उसके लिए काम आती है सीड ड्रिल। और ये भी ट्रैक्टर की सहायता से ही चलती है सीड ड्रिल। लेकिन पहले हम ट्रेडिशनल वाला जो मेथड है उसको देख लेते हैं। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे हल लगाया जाता है वैसे ही एक बीम से एक लकड़ी की छड़ जुड़ी हुई है और पीछे की तरफ दो व्यक्ति उस लकड़ी की छड़ से जुड़ी हुई एक लकड़ी पर कीप बांधे हुए हैं। अब क्या है, जैसे जैसे बैल आगे चलते हैं ये किसान बीज को थैले में जो रखे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके कीप में डालते जाते हैं जो कि पाइप के जरिए जमीन में बीज जाते जाते। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल चित्र में दिख भी रहा है का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से भी रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। Seed drill. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. Now this is the discuss time. मेरे विद्यालय के पास में एक पौधशाला या फिर नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हुए हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हुए हैं? There is a nursery near my school. I found a little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? धान जैसे कुछ पौधों को बीजों से पहले पौधशाला यानी कि नर्सरी में उगाया जाता है। पौध यानी कि सीडलिंग्स तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों से खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे और पुष्पी पौधे भी पौधशाला में ही उगाए जाते हैं।
Seeds of a few plants, such as paddy, are first grown into a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted into the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times, a few plants have to be removed to prevent overcrowding. Now after discuss, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट 1.5 है खाद एवं उर्वरक मिलाना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। तो कल्पना कीजिए कि इन पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। Soil supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results weak plants. खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ भी चुके हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from decomposition of plant or animal wastes. Farmers dump plants and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in class 6. Now coming to activity 1.2. क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर पहले तो उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद यानी कि सीडलिंग्स छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही कुछ पात्र ले लीजिए। इन पर A, B और C निशान लगा दीजिए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 या 10 दिनों के बाद में उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सेलेक्ट 3 equal sized seedlings. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. Keep them in a safe place and water them daily.
आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। अब हमने 3 गिलास लिए हैं, एक में गोबर की खाद ऑर्गेनिक मैन्योर डाली है, दूसरे में यूरिया यानी कि फर्टिलाइजर डाला है और तीसरे में कुछ भी नहीं डाला है। अंदाजा लगाइए कि किस में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। क्या तीनों गिलासों में वृद्धि की गति एक समान है? डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? नो, नहीं। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? बी में। और बी में हमने क्या डाला था? यस, यूरिया डाला था। और यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से थोड़े भिन्न होते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरकों के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके को फुल फॉर्म में देखें तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। Fertilizers are chemical which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, super phosphate, potash and NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Actually जो पोटेशियम है उसको K से डिनोट किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की स्वयं की उर्वरकता में कमी आई है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between 2 crops. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका भी है जिसे फसल चक्रण कहा जाता है, क्रॉप रोटेशन। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता रहता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. अब हम बात करेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों के जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दालें वगैरह होती हैं ना, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको खींच लेते हैं और मिट्टी में अवशोषित कर देते हैं। मिट्टी में जब पानी डाला जाता है, पानी में जो नाइट्रोजन घुल जाती है, एक विलयन तैयार हो जाता है जो पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस तरह से पौधों को नाइट्रोजन भी मिल जाती है। तो पौधों को नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ही मिलती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे वायुमंडल से ले सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। नाइट्रोजन के लिए उन्हें राइजोबियम बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। एक तरफ उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर है, दूसरी तरफ खाद यानी कि मैन्यूर है। फर्स्ट पॉइंट है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट।
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। खाद खेतों में ही बनाई जा सकती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। थर्ड नंबर पॉइंट, उर्वरकों से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। चौथा नंबर पॉइंट, उर्वरकों में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाद से फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अपने नुकसान भी हैं, उर्वरकों के अपने नुकसान भी हैं, लेकिन खाद के कोई नुकसान नहीं है। खाद के लाभ देख लेते हैं हम। जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। The organic matter is considered better than fertilizers. This is because इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। It enhances the water holding capacity of the soil. इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। It increases the number of friendly microbes. इस जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है। It improves the texture of the soil. हमारा अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, सिंचाई। 1.6 इरिगेशन। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में तो हो नहीं सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी और पत्तियों से जल वाष्पन की दर के अधिक होने से होता है? बिल्कुल सही है। All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, or season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Yes. सिंचाई के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। कुएं, जलकूप, तालाब, झीलें, नदियां, बांध, नहर, ये सभी जल के स्रोत हैं। The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर, मवेशी यानी जानवर, इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सस्ते भी हैं, लेकिन थोड़ा परफेक्शन इनमें कम होता है, ये दक्ष कम होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं। मोट या घिरनी,
चैन पंप, ढेकली, रहट या रहट का एक पूरा हिंदी नाम जो है वो है उत्तोलक यंत्र। मोट तो पुल्ली सिस्टम है। चेन पंप, चेन के जरिए एक पंप किया जाता है पानी को। ढेकली और रहट जो कि लीवर सिस्टम है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड बाय different methods in different regions for taking it to the fields. Cattle and human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are pulley system, chain pump, ढेकली and lever system. जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। यहाँ चित्र भी दिए हुए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते होंगे। अब हम बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की आधुनिक विधियों में हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं और मुख्य विधियां इस प्रकार है। Modern methods of irrigation helps us to use water economically. The main methods used as follow. पहला है छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों के ऊपरी सिरों पर, ऊर्ध्व पाइप यानी कि आसमान की ओर देखते हुए पाइप, ऊर्ध्व पाइपों यानी नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती तथा अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। The perpendicular pipes, सीधे खड़े पाइप, having rotating nozzles on the top, are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. नेक्स्ट इज ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप directly near the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is very poor. अब आप इसमें देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में किस तरह से फुहारे चल रहे हैं और ड्रिप सिस्टम में किस तरह से पाइप जो है वो पंप से होता हुआ सीधे जमीन के अंदर डाला गया है, जिसमें छोटे छोटे छेद है, नोजल्स लगे हुए हैं, उसमें से ड्रिप ड्रिप छोटा छोटा बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है। नेक्स्ट 1.7 पार्ट में खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशिष्ट उद्देश्य से उगाए गए हैं? नहीं, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहा जाता है। बूझो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the fields growing along with wheat plants. Have these other plants been planted purposely? No, in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल और पोषक और जगह और प्रकाश से स्पर्धा यानी कि कंपटीशन करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। The removal of weeds is called
weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of plant. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो नाम के औजार की सहायता से किया जाता है। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing the crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of a khurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित की जाती है। इन रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव कर देते हैं। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with the sprayer. खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इन रसायनों का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग। 1.8 कटाई हार्वेस्टिंग। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है जिसे थ्रेशिंग कहा जाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या फिर विनोइंग करके अलग करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by a sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. Farmer with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें पराली कहा जाता है और किसान इन्हें जला देते हैं। पहली टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग sometimes stubs are left in the field which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields.
कटाई पर्व, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास और अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु का प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास और खुशी का होता है। पुरुष और महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ में कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जैसे त्योहार जुड़े हुए हैं। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crops laden with grains fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Man and woman celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. अगला पार्ट है 1.9 भंडारण, स्टोरेज। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजी फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे इनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो एवं भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित किया जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack from insect pests, bacteria and fungi. Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. यहाँ एक चित्र देख रहे हैं आप, ड्राइंग देख रहे हैं, ये है असल में साइलोज या फिर ग्रेनरीज कहते हैं। यहाँ अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। 1.10 जंतुओं से भोजन, फूड फ्रॉम एनिमल्स। आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशु पालन कहा जाता है। We know that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal area consumes fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry.
तो चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में इसका सारांश, इसकी समरी हम पढ़ लेते हैं। आपने क्या सीखा? What you have learned। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। In order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practices। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहा जाता है। Same kind of plants cultivated at a place constitute crop। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी व खरीफ फसल। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन्स, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। प्लोज एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बीजों को उचित गहराई पर बोना और उनके बीच उचित दूरी बनाए रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल्स। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए हुए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों से या मशीन से काटना। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय मशीन्स। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहा जाता है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अभ्यास एक्सरसाइज। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो ये शब्द दिए हुए हैं आपके सामने 5 शब्द हैं। तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड from the following list and fill in the blanks. Plot, water, crop, nutrients, preparation. एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल, crop. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। The first step before growing crops is डैश ऑफ द सॉइल। तैयारी, मिट्टी की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तैरने लगेंगे, फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो इसमें वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जल और पोषक, ये दोनों चीजें फिल करते ही फिलिंग द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट। 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, मैच करना है कॉलम्स को। खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स देखिए कौन सी है। 2 तरह की क्रॉप्स दी हुई हैं, गेहूं, चना, मटर, व्हीट, ग्राम पी या फिर धान, मक्का, पैडी एंड मैज। तो खरीफ की फसल में तो पैडी एंड मैज या फिर धान एंड मक्का आता है, तो इसको ई के साथ में जोड़ दीजिए। इसी तरह से रबी फसल, रबी क्रॉप्स को आप डी के साथ जोड़ सकते हैं। गेहूं, चना, मटर,
वीट ग्राम पी के साथ में। थर्ड पॉइंट पे आ रहा है रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमने देखा ही है कि यूरिया, सुपर फास्फेट, ये दोनों क्या हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो इसे आप बी के साथ में ज्वाइन कर दीजिए। कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैटर, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पशुओं का जो अपशिष्ट होता है, गोबर, मूत्र या पादपों के अवशेष, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मेन्यूर में काम में आते हैं। एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, इसको आप सी के साथ में ज्वाइन कर दीजिए। फिफ्थ तो है ही नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप, ऊपर से उठा लीजिए आप, कॉलम में दिए हुए नाम। खरीफ की क्रॉप कौन सी है? यस, एग्जैक्टली, पैडी एंड मेज। रबी फसल, रबी क्रॉप, आंसर गेहूं, चना, मटर, व्हीट, ग्राम, पी। निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है बुआई, सोइंग, तीसरा है निराई, वीडिंग, चौथा है थ्रेशिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में शॉर्ट में आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। इट इज द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड for loosening the soil to allow the roots to penetrate deep into it. The loosening of the soil helps in the growth of several soil microbes, earthworms, etc., which enrich the soil with humus and other essential nutrients. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. The process of loosening is called tilling and plowing of the soil. Tilling of soil brings the nutrient-rich soil to the top. This helps the plants to utilize the nutrients for their growth. फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना कृषि का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि पर गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई तक धसी जड़ें भी बड़ी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। पोली मिट्टी इस प्रकार से पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है सोविंग, मतलब बुआई। सोविंग इज अनदर इम्पोर्टेंट स्टेप in crop production. It is the process of placing the seeds in or on the soil for future growth. The seeds that are selected for growing should be of good quality. This will improve the net yield of the crop. Sowing is usually done with the help of either a traditional tool or a seed drill. The traditional tool is shaped like a funnel. It was used earlier for sowing seeds. Nowadays, seed drill that make the use of tractors are used for sowing seeds. This tool disperses seeds uniformly and sows seeds at proper depth. Sowing by this method saves time and also protects the seeds from birds. बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी से ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका भी जा सकता है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है और सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। इसे ट्रैक्टर से किया जाता है और इससे बीज आसानी से मिट्टी के नीचे दब भी जाते हैं। Weeding. Undesirable crops that grow along with the crop are known as weeds. Weeding is the process of removing these weeds. Xanthium and Parthenium, etc. are some common weeds. Weeds are compete with the crop for nutrients, light and space. As a result, crop plants get lesser nutrient, light and space for their development. This in turn reduces their productivity. Thus, various weeding methods are employed. Some important weeding methods are: weeds can be controlled by weedicides. It is a chemical which is sprayed in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful for crops. Tilling before sowing of crops also help in removing weeds. Tilling uproots the weeds. The best time for removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual method of removing weeds is with the help of a khurpi. It involves regular uprooting and cutting of weeds close to the ground. खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। जेंथेनियम और पार्थेनियम
इनमें से मुख्य रूप से है, और इन्हें हटाने, खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण और बीज बनने से पहले ही होता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों का उपयोग खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और इन रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार वाले पौधे तो मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई हानि नहीं होती है। Threshing. Threshing is the process of separating grains or seeds from chaff. It is done after harvesting the crop. It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is a combined harvester and thresher. It harvests plant as well as clean grains. हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग करना होता है जिसे थ्रेशिंग कहा जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का ही यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का ही संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर या फिर विनोइंग करके अलग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। हमने जो टेबल के रूप में देखा था वो तो हमें देना ही देना है। इसके अलावा हमें ये भी बताना है कि खाद के जो लाभ होते हैं वो अलग से बताएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से इसका पूरा का पूरा आंसर बैठेगा। देखते हैं टेबल हमारी। उर्वरक एक तरफ दिया हुआ है, खाद दूसरी तरफ दिया हुआ है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue. उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। खाद खेतों में ही बनाई जा सकती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। एंड द लास्ट वन, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब आ जाते हैं खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इस जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार होता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, यानी कि जल बच सकता है जिससे। तो पहले सिंचाई की जो परिभाषा है पूरी तरीके से देनी है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अब ये पूरी तरह से बताना है। आपने सिर्फ इतना दे दिया कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं, तो नहीं मिलेंगे। तो ये प्रॉपर वे में आपको बताना चाहिए। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ
and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to be watered regularly. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. अब यहाँ तक तो आपने बताया कि इरिगेशन क्या है। अब वो जो दो मेथड्स हैं, हमारे विधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं जिसमें हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताना है आपने। छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन और कॉफी की खेती व अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड where sufficient water supply is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Next है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः जल की बेहद कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह तंत्र एक वरदान है। ड्रिप सिस्टम, in this system the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in the region where availability of water is very poor. 7th नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया गया तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि खरीफ ऋतु में वर्षा गेहूं के लिए अनुकूल होती नहीं है तथा अन्य परिस्थितियां जैसे अनुकूल तापमान, नमी आदि भी गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए जाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया नहीं जाना चाहिए। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, देन whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Kharif season includes the rainy season, which is not favorable for growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during this season. Question number 8. खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करती है। यह पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, फसल उत्पादन कम हो जाता है और इसी क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड makes the soil poor in certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crops one after the other, then all nutrients available in the soil reduces and the crop yield decreases automatically. For this reason, farmers use manure and fertilizers. खरपतवार क्या है, हम इन पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? What are weeds? How can we control them? Weeding. Undesirable plants that grow along with the crop are known as weeds. Weeding is the process of removing these weeds. Xanthium and Parthenium etc. are some common weeds. Weeds compete with the crop for nutrient, light and space.
As a result, crop plants get lesser nutrient, light and space for their development. This in turn reduces their productivity. Thus, various weeding methods are employed. Some important weeding methods are: weeds can be controlled by weedicides. It is a chemical which is sprayed in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful for crops. Tilling before sowing of crops also help in removing weeds. Tilling up roots and weeds. The best time for removal of weeds is before they produces flowers and seeds. The manual method of removing weeds with the help of a khurpi. It involves regular uprooting of cutting of weeds close to the ground. खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उग आते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैंथेनियम और पार्थेनियम आदि उनमें से मुख्य हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा करके फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार वाले पौधे तो मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। 10वां जो आखिरी प्रश्न है, उनमें ये बॉक्स में कुछ क्रियाएं लिखी हुई है। इन क्रियाओं को जो है सही नंबर लगाकर लिखना है। तो ये क्रियाएं उल्टे सीधे क्रम में दी हुई है, उनका एक क्रम तैयार करके लिखना है कि गन्ने की फसल को उगाने का एक रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इनमें से चूज करना है आपको। चूज करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम मिट्टी तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। उसके लिए खेत की जुताई की जाती है, प्लोइंग ऑफ फील्ड किया जाता है। फिर उसके बाद में बीज बोए जाते हैं, बुआई यानी कि सोइंग। उसके बाद में बीजों की वृद्धि के लिए खाद दी जाती है, मैन्योरिंग की जाती है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है और फिर सबसे लास्ट में हार्वेस्टिंग की जाती है। और हार्वेस्टिंग करने के बाद में फसल को चीनी मिल में भेजना है क्योंकि गन्ना है। सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री। तो दैट्स इट, चैप्टर आपका कंप्लीट। होप सो आपको सारा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लेना। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए नाइस डे।